गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र एवं शत्रु। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जीवित जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से देखने में विफल रहते हैं और जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव भी अस्तित्व में हैं जो हम नंगी आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें देखने के लिए एक यंत्र जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जो देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, के द्वारा ही हम देख सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अधिकांश जो सूक्ष्म जीव हैं ये बड़े दृढ़ होते हैं। दृढ़ से अभिप्राय यह है कि ये किसी भी प्रकार के पर्यावरण में, वायु परिस्थितियों में, अपने वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं और वहाँ ये पाए जा सकते हैं। जैसे गर्म रेगिस्तान में, ध्रुवीय बर्फ़ के टुकड़ों पर, गर्म रेगिस्तान है वहाँ भी ये है, और जहाँ शीतल बर्फ़ है, ध्रुवीय बर्फ़ वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। खारे पानी के स्रोतों में ये पाए जाते हैं, दलदली भूमि में ये पाए जाते हैं, जीवों के भीतर ये पाए जाते हैं और वायु में ये पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव इतने दृढ़ हैं और अपने अस्तित्व को लेकर इतने अनुकूल हैं कि ये किसी भी प्रकार की पर्यावरण में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जिक्र करते हैं इस यंत्र सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का अस्तित्व रॉबर्ट हुक ने 1665 में जब कोशिकाओं की खोज की, उन्होंने कारक की कोशिका की खोज की थी, तब उन्होंने सरल रूप का एक यंत्र बनाया था जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एंटोन वैन लेeuwenhoek ने पानी की एक बूंद में पहली जीवित कोशिका की पहचान की, और उस व्यक्ति ने, यानी एंटोन वैन लेeuwenhoek ने ही माइक्रोस्कोप की खोज की। अर्थात माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने बनाया वो एक साधारण माइक्रोस्कोप था। उसने एक सिद्धांत दिया और उसको विकसित रूप में जिस प्रकार हम आज देख पाते हैं, वह रूप हमें दिया किसने? एंटोन वैन लेeuwenhoek ने। और उसके कारण से ही सूक्ष्म जीवों के बारे में हम विस्तृत जानकारी जान पाए, सटीक जानकारी। और उसके बाद एक जो मील का पत्थर साबित हुई वो थी लुई पाश्चर की माइक्रोबायोलॉजी का खोज की नींव रखना। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें केवल और केवल सूक्ष्म जीवों का ही अध्ययन किया जाता है। सन 1857 में लुई पाश्चर ने एक विज्ञान की अलग शाखा का स्थापना की जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। चलिए इसी वीडियो में अपने पाठ की शुरुआत हम करते हैं क्रियाकलापों के द्वारा। हमारे NCERT विज्ञान की कक्षा 8 के पाठ 2 में बिल्कुल शुरू में ही 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं जिससे हम सूक्ष्म जीवों को अच्छी तरह से देख सकें और सूक्ष्म जीवों के बारे में एक आधारभूत जानकारी, एक परिचय बना सकें। इसमें 2 आपकी पाठ्यपुस्तक में 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला क्रियाकलाप है कि किसी खाली गमले या कोई स्थान है जहाँ पर पौधे उगे हुए हैं या कुछ आपका बगीचा है, आप वहाँ से कोई मिट्टी ले सकते हैं, या फिर खाली गमले में जिसमें पानी भरा हुआ हो और जिसमें कोई घास या सड़ी हुई लकड़ी वगैरह आदि कुछ पड़ा हो, उसमें से पानी की एक बूंद लीजिए और उसे सूक्ष्मदर्शी पर देखिए। जब हम ऐसा करते हैं और स्लाइड बनाकर सूक्ष्मदर्शी पर हम देखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार की संरचनाओं को देखते हैं। वास्तव में ये संरचनाएं जो हम उस बूंद में स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे थे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर हमें ये कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। वास्तव में ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। एक सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह किसी भी सूक्ष्म वस्तु को 100 से 400 गुना अधिक बड़ा करके दिखा सकता है। अतिरिक्त इसके और भी विकसित माइक्रोस्कोप हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, जिसमें एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
जो बहुत 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 ही अधिक बड़ी इमेज दिखाता है, और जो कोशिका और कोशिकाओं के भीतर सभी अंग, उन सब की अधिक सटीक जानकारी, जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी के विद्यार्थी ही उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, और यह बहुत ही दुर्लभ होता है। हमारा दूसरा क्रियाकलाप है कि हम किसी स्थिर पानी के स्रोत से पानी की बूंद लें, अर्थात ये कोई तालाब भी हो सकता है जहाँ पर पानी काफ़ी लंबे समय से ठहरा हुआ हो। तो किसी स्थिर पानी में जिसका रंग हरा या भूरा हो, बहुत बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीवों को रहने की संभावना वहाँ होती है। इसमें से पानी की एक बूंद लेंगे और उसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखेंगे, तो हमें उसकी बूंद में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये जो चित्र आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह एक तालाब लिया हुआ है जो देखने में हमें हरा दिखाई देता है। जब हमने इसमें से कुछ पानी लिया तो पानी में कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देती है। ये आकृति संभवत है हरे रंग के शैवाल भी हो सकते हैं, और अतिरिक्त इसके कुछ ऐसी जीव भी हो सकते हैं जो सूक्ष्म जीव हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते। जब हम इस तालाब के जल को, इसकी एक बूंद को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, तो इसका जो मैग्नीफाइड व्यू है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखिए, जहाँ ये लाल रंग से दिखाया गया है ये शैवाल हैं, इस प्रकार यहाँ ये दिखाया गया शैवाल हैं। शैवाल के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्मदर्शी जैसे युगलिना, ये कुछ इस तरह से आकृति दिखाई दे रही है जो युगलिना है, या यीस्ट आदि कुछ हो सकता है। ये दो क्रियाकलाप जो हमें अपनी पाठ्यपुस्तक के बिल्कुल प्रारंभ में ही, परिचय में ही मिलते हैं, इनसे हमारे को यह जानकारी मिलती है कि सूक्ष्म जीव कुछ ऐसी संरचनाएं होते हैं जो अस्तित्व में हैं किंतु हमें दिखाई नहीं देते, और ये हर तरह के पर्यावरण में पाए जाते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रश्न अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में, कितने वर्गों में बांटा गया है? यदि हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करें, पूरा अध्ययन करने के बाद हमने जाना कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। हम उन्हें 4 वर्गों में बांटते हैं, द मेन 4 ग्रुप्स, जिसमें पहला ग्रुप है जीवों का, जो पहला समूह है, पहला वर्ग है वह है जीवाणु, दूसरा वर्ग है शैवाल, और तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ, और चौथा वर्ग है कवक। अतिरिक्त इसकी एक संरचना और है जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वह जो संरचना उसको मैंने वर्ग में, सूक्ष्म जीवों के वर्ग में नहीं गिना, किंतु वह सूक्ष्म संरचना है जिसे वायरस या विषाणु कहते हैं। वीडियो के अगले भाग में, अगले नेक्स्ट पार्ट में आप इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम एक एक कर इन चारों वर्गों के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो 4 सूक्ष्म प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, इनमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जीवाणु का। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। ज़्यादातर एकल कोशिका वाले छोटे जीव होते हैं। ये लाखों जीवाणुओं की कॉलोनी में रहते हैं। अभिप्राय यह है कि जो जीवाणु हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये एक अकेले नहीं रहते, बल्कि अनेक लाखों जीवाणुओं का एक समूह, जिसे कॉलोनी कहते हैं, के रूप में ये रहते हैं। इनके पास अच्छी तरह से परिभाषित नाभिक नहीं होता, अर्थात अगर आप अपने आने वाले पाठ्यक्रम में 8वां जो पाठ अध्याय है, इसमें आप पढ़ पाएंगे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के मुख्य अंग। तो मैं आपको एक परिचय के हिसाब से बता देता हूँ। जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से बने हुए हैं, और कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका के सबसे बाहर वाली जो झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, उसके भीतर कोशिका द्रव होता है, और कोशिका के केंद्र में एक संरचना पाई जाती है, गोलाकार संरचना, जिसे हम नाभिक या केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का मूल रचना है, यह कोशिका की मूल रचना है। किंतु अगर हम कोशिका की इस मूल रचना को अगर जानते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि जीवाणुओं में जो वास्तविक नाभिक है यानी केंद्रक है, इसके जीवाणु को कोशिका द्रव के बीच में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इनमें राइबोसोम होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। यह प्लास्टिड प्रजनन में इनकी सहायता करते हैं। राइबोसोम और प्लास्टिड ये कोशिकांग हैं, यानी कोशिका के अंग हैं। जीवाणु एक कोशिका है, एकल कोशिका, यानी केवल जब कोई जीव एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और
इस एक कोशिका के द्वारा ही सारी की सारी जैविक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। तो अगर हम इसकी संरचना में जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि जीवाणु की कोशिका में नाभिक विकसित नहीं होता, जबकि राइबोसोम और प्लास्टिड होते हैं, और ये प्लास्टिड इनके प्रजनन में मदद करते हैं, अर्थात इनके गुणन में संतानोत्पत्ति जिस प्रकार होती है उसी प्रकार ये एक जीवाणु से अन्य जीवाणु की उत्पत्ति। आकृति की अगर हम बात करते हैं तो जो जीवाणु हैं उनका आकार 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक का होता है, और अभी तक ज्ञात जो सबसे छोटा जीवाणु है जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं उसका आकार 0.15 माइक्रोन का है। इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। यह जो जीवाणु है इसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जो निमोनिया नाम की एक बीमारी पैदा करता है। और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े बैक्टीरिया की, तो सबसे बड़े बैक्टीरिया का आकार 1.5 माइक्रोन है, जो सामान्य ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। 105 माइक्रोन, ये जो 1.5 है यह है 105, अर्थात जो जीवाणु का आकार रहता है वो 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है, और जिसमें सबसे छोटा जो है वो 0.15 माइक्रोन का, और सबसे बड़ा जो है वो 105 माइक्रोन का है। ये केवल मात्र कुछ हैं, अन्य इन दो उदाहरणों के जो सामान्य जीवाणु हैं उनकी आकृति 0.2 से 100 के बीच ही रहती है। कुछ अगर हम बात करते हैं जीवाणु के आगे, जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीवाणु एरोबिक जीवाणु होते हैं। एरोबिक जीवाणु से अभिप्राय है ऐसे जीवाणु जिनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। और दूसरे प्रकार के जीवाणु अवायवीय जीवाणु होते हैं, अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के निश्चित यानी बिना ऑक्सीजन के ही श्वसन करते हैं। ये अगर हम जीवाणु की आकृति की बात करें, आकृति के आधार पर जो जीवाणु हैं वो 4 प्रकार के हैं, कॉकस, बैसिलस, स्पाइरल और विब्रियो। कॉकस का मतलब होता है कि वह बैक्टीरिया जिसका आकार लगभग गोलाकार होता है, गोल आकृति का होता है। देखिए चित्र में हमने आपको दिखाया, ये जीवों के 4 प्रकार हैं, जिसमें एक आकृति है कॉकस, जहाँ आपको दिखाया गया है कॉकस यानी ये गोल आकृति का इस तरह के, और ये देखिए एक समूह इनका दिखाया गया है। मैंने पहले बताया था कि जो जीवाणु वो समूह में पाए जाते हैं। दूसरा बताया गया जो दूसरे प्रकार की जीव को बताई गई वो बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है वो बैक्टीरिया या जीवाणु जिनकी आकृति रोड के जैसी होती है, जिनकी शारीरिक संरचना रोड के जैसी होती है, और ये कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। तीसरा आकृति की अगर हम बात करते हैं तो इनको बताए स्पाइरल बैक्टीरिया, यानी इनकी आकृति सर्पिल होती है, यानी एक स्प्रिंग के जैसे, जिस प्रकार अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं ये स्पिरिल बैक्टीरिया का उदाहरण है। और अगला और चौथा जो प्रकार है वो है विब्रियो। इसका अर्थ है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी आकृति अल्प विराम के जैसे होती हैं। यहाँ अगर इसको देखोगे ये इधर से थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ ये देखिए, सॉरी, यहाँ से ये थोड़ा सा कौमे के जैसी आकृति का है, कौमे के जैसी आकृति का है। यानी जो चौथी प्रकार की आकृति वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकृति एक अल्प विराम के जैसी होती है, एक कौमे के जैसी होती है। ये थे हमारी जानकारी पहले वर्ग के बारे में कि जीवाणु क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार के जीवाणु हैं कवक। ये जो कवक होते हैं ये देखने में पौधों के जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके पास पत्तियां और जड़ नहीं होती हैं, और ये सरल गैर हरे पौधे होते हैं। गैर हरे पौधे से अभिप्राय है कि ये सामान्य पौधों की तरह हरे रंग के नहीं होते, इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं होता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जैसा कि हमने बात की थी पीछे कि जो पहला वर्ग है जीवों का, जिसको हमने अभी ऊपर अध्ययन किया, जीवाणु, वो केवल एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु जितने भी प्रकार के हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं, किंतु दूसरे प्रकार का जो वर्ग है कवक, उसमें जो कवक हैं वो कुछ कवक एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे कवक भी हैं जो बहुकोशिकीय हैं। बहु यानी अनेक, बहु का अर्थ होता है अनेक कोशिका, यानी उनका संरचना अनेक कोशिकाओं से बनी हुई है, जैसे मशरूम।
मशरूम एक खाद्य फल है, सब्जी भी है। इसके पत्ते और जड़ें नहीं होती। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ इस चित्र को देखिए आप ध्यान से, आपने कई बार देखा होगा, इसके सब्जी भी बनाई जाती है। ये मशरूम है, इस मशरूम का रंग हरा नहीं है, यानी ये गैर हरा है। और क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, पर्णहरित नहीं है, और ना इसमें पत्ते हैं, ना ही इसमें जड़ें हैं। किंतु ये इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे कि पौधे हैं। और अतिरिक्त इसके जो दूसरे उदाहरण हैं वो हैं पेनिसिलिन, एस्पेरिजिलस और ये राइजोपस। राइजोपस ये है वह जीवाणु है जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, डबल रोटी के ऊपर जब फफूंद लगती है तो वह फफूंद ये है राइजोपस ही होती है। चलिए हम भी दोबारा आगे बात करते हैं। जो ये कवक होते हैं, कवक सूक्ष्म जीवों का वह वर्ग है जो पोषण के आधार पर, कक्षा 7 में आपने पढ़ा पोषण, भोजन प्राप्त करने की विधि। अगर हम इनके पोषण की बात करें तो ये विषम पोषी या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। और सही अगर बात की जाए तो ये सेप्रोफिटिक यानी मर्तजीवी होते हैं। आम तौर पर ये मर्तजीवी होते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये गलती से परजीवी लिखा गया है। ये मर्तजीवी होते हैं, मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा, हमने दूसरे ग्रुप कवक, दूसरा वर्ग जीवों का कवक का अध्ययन। और अगर हम आगे बात करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों का तीसरा वर्ग है वह है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये प्रकृति में एक कोशिकीय होते हैं, यानी यहाँ भी अगर हम बात करें कोशिका संरचना की तो ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनका पूरा शरीर भी एक ही कोशिका से बना होता है। यानी इनका शरीर एकल कोशिका का होता है, केवल एक ही कोशिका होता है जिसमें सारे कार्य होते हैं। ये ज़्यादातर जलीय निकायों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ जल होता है वहाँ ये पाए जाते हैं। ये एकांत हो सकते हैं या औपनिवेशिक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है, एकांत का मतलब वो अकेले रहते हैं, उनका अस्तित्व बिल्कुल भी, वो बिल्कुल किसी के साथ नहीं रहते, या फिर रहेंगे तो उपनिवेशिक। उपनिवेशिक का मतलब बहुत बड़े समूह में एक साथ रहेंगे। ये मुक्त रहने वाले परजीवी हैं। सामान्यतः ये परजीवी हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये अकेले रहते हैं। ये किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इनको रहने के लिए जो अनुकूल पर्यावरण चाहिए या अनुकूल वातावरण के लिए तरलीय वातावरण, और यह है किसी जलीय स्रोत में हो सकता है या किसी जीव के शरीर में, क्योंकि जीव के शरीर के भीतर तरल विद्यमान होता है कोशिकाओं में, या जिस प्रकार हमारे शरीर में तरल है, रक्त है, प्लाज्मा है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के आकृति के बारे में, तो प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जीव हैं उनकी आकृति जो है वो अनियमित होती है। ये अंडाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इसने बताया है अमीबा और पैरामीशियम, जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये एक वह जीव है जिसकी आकृति कोई परिभाषित नहीं है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये निरंतर अपनी आकृति को बदलता रहता है। और जब इसको बनाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसके भीतर ये जो काले गहरे रंग की एक आकृति संरचना दिखाई दे रही है, ये इसका केंद्रक है। और जो ये अतिरिक्त जो उभरे हुए भाग लंबे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम पादाब कहते हैं। अतिरिक्त इसके यह दूसरा उदाहरण है जिसे हम पैरामीशियम कहते हैं। अगर प्रोटोजोआ, कुछ और प्रोटोजोआ की बात करें तो यह दूसरा चित्र है जिसमें ये एक दोबारा अमीबा और पैरामीशियम को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त यह एक और अन्य है जिसको हम युगलिना कहते हैं। तो यह था हमारा तीसरा वर्ग। हमने अभी बात की जो सूक्ष्म जीव है वो उनके 4 वर्ग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अभी तक हमने अध्ययन किया है जीवाणुओं का, कवक का और प्रोटोजोआ का। अगला और चौथा जो वर्ग है वह है शैवाल। शैवाल जो हैं, शैवाल एक बड़े असेंबल का एक सरल गैर फूलदार और आमतौर पर जलीय पौधा है। इसने कहा कि बड़ा असेंबल का मतलब मैं समझा देता हूँ, एक व्यवस्था होती है इनकी। ये गैर फूलदार ऐसे हरे जलीय पौधे हैं, ये पौधे हैं जलीय पौधे हैं, जल पर पाए जाते हैं और एक बड़े ही व्यवस्थित तरीके से होते हैं और बिल्कुल सरल होते हैं। सरल से मतलब ये है कि इनके जड़ें नहीं होती, इनकी पत्तियां नहीं होती, प्रतीत ऐसा होता है कि, और क्योंकि पर्णहरित की वजह से इनका रंग हरा होता है, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये हरे होते हैं। इनमें वास्तव में वास्तविक तना या जड़ या पत्तियाँ नहीं होती, ना ही इनमें संवहन उत्तक होता है, किंतु फिर भी ये पर्णहरित होने के कारण से पौधों के जैसे प्रतीत होते हैं, पौधों के जैसे ही
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। और असेंबल का मतलब होता है ये बड़े ही व्यवस्थित होकर रहते हैं। इस चित्र देख पा रहे हैं, देखिए ये एक जलाशय है। इस जलाशय में जो हरे रंग की परत दिखाई दे रही है, यह सब किसकी है? शैवाल की परत, जिसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। ये काई ये बिल्कुल धीरे धीरे वृद्धि करती है और धीरे धीरे पूरे जल स्रोत को ढक लेती है। जो विशेष प्रकार की जो काई हैं यानी शैवाल हैं, उनके उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनाज और स्पाइरोगाइरा। देखिए यहाँ चित्र में और दिखाया गया है, ये है क्लेमाइडोमोनाज। ये इसके अंदर हरे रंग की संरचना है, ये पर्णहरित की उपस्थिति के कारण से है और इसके अंदर ये केंद्रक है। और स्पाइरोगाइरा ये दूसरे प्रकार का शैवाल है। अतिरिक्त इस चित्र में आप देखिए ये भी अनेक प्रकार के शैवाल यहाँ दिखाए गए हैं। तो अभी तक के इस वीडियो में हमने पढ़ा हमारे 4 प्रकार के जो जीव हैं उनके सभी वर्गों को, और उनमें क्या गुण होते हैं आकृति के हिसाब से, उनकी शारीरिक संरचनाएँ और उनकी किस प्रकार के वातावरण में वो रह सकते हैं, ये आदि आदि। अब मैंने जैसे बताया था एक अलग विशेष चीज़ कि अतिरिक्त 4 सूक्ष्म जीवों के समूहों के, सूक्ष्म जीवों के 4 वर्गों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त बहुत ही भिन्न प्रकार की सूक्ष्म संरचना आती है, जिसका हम विषाणु या वायरस कहते हैं। इनमें में से विषाणु और अंग्रेजी भाषा में हम इसे वायरस कहते हैं। विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी क्या होते हैं, हम आपको पिछले कक्षाओं में आप जान चुके हैं। जो दूसरे जीवों को पोषण देता है उस जीव को परपोषी कहते हैं, और जो दूसरे जीवों से पोषण लेता है उसे परजीवी कहते हैं। अर्थात एक तरह से ये परजीवी है। विषाणु एक परजीवी है, केवल दूसरी ही कोशिका में, जीवित कोशिका में ही ये गुणन करते हैं। गुणन का मतलब ये इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इनमें संतानोत्पत्ति होती है, ये जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। एक विषाणु से 2 विषाणु, 2 विषाणु से इनका अपना खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उपापचय क्रियाएँ नहीं होती हैं। जो कुछ भी होता है, जो भी जैव प्रक्रियाओं को संपादित करने वाले घटक हैं वो इनमें होते नहीं हैं। और ये जो जीव जिसके शरीर में ये प्रवेश करते हैं, उसी जीवित कोशिका के जो घटक जिससे जैव प्रक्रम चलते हैं उनका उपभोग एक तरह से मतलब क्या करता है, ये हैक करता है। अगर आम चाल की भाषा में कहते हैं कि जैसे वायरस, कंप्यूटर में वायरस आ गया या फ़ोन में वायरस आ गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया, कंप्यूटर हैक हो गया, तो यानी ये एक तरह से जैसा नाम परिभाषित है, जैसा आपने सुना है, ये एक तरह से हैकर हैं। जिस भी कोशिका में ये जाएंगे उसको हैक कर लेंगे, ठीक है, उसके सारी की सारी व्यवस्था इनके अधीन हो जाती है और फिर ये गुणन करते हैं और परिणाम स्वरूप जीवों में अनेक प्रकार के रोग देते हैं। और जब ये उस कोशिका से बाहर आते हैं, शरीर से बाहर आते ही, जीवित प्राणी की कोशिका के बाहर आते ही, उसके शरीर से बाहर आते ही ये निष्क्रिय हो जाते हैं और शरीर में प्रवेश करके फिर पुनः सक्रिय हो जाते हैं। और ये सदैव क्या करते हैं, रोग ही पैदा करते हैं, जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी। और आज के दिन अगर हम बात करें, जो पूरा का पूरा अगर हम बात करें, पूरा का पूरा संसार, द होल अर्थ जिससे प्रभावित है वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, ये कोरोना वायरस है। एक वायरस जब इस संपर्क में आता है ये मनुष्यों में फैलता है और ये फैलने के बाद पूर्ण रूप से श्वसन प्रणाली और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर अपना प्रभाव दिखाता है। ये कुछ अन्य आकृतियाँ हैं जो विषाणु देखने में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। जैसा कि मैं पहले बताता हूँ, सूक्ष्म जीवों में बड़ी लचीली अनुकूलन क्षमता होती है। इसका मतलब ये होता है कि वे किसी भी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ठंडी से ठंडी बर्फ़ में, गर्म से गर्म झरने में, रेगिस्तान में, दलदली भूमि में, मनुष्य के शरीर में, पशुओं में, पेड़ पौधों में, सर्वत्र ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वायु में, हवा में, पानी में, मिट्टी में और भोजन में। और हम अगर बात कर रहे हैं तो हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हमारे मुंह में अनेक सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र के जैसे भी होते हैं और हमारे लिए शत्रु के जैसी भी होती हैं। ये सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिसका उपयोग हम विभिन्न लाभदायक कार्यों में करते हैं, इसीलिए हम इन्हें मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो
इनसे जो विभिन्न लाभ हैं वो निम्न प्रकार से हैं, क्योंकि जो मित्र होता है वह हमारा क्या करता है, लाभ। तो सूक्ष्म जीव हमारा लाभ भी करते हैं, इसी कारण से हम इन्हें अपना मित्र कहते हैं। इनसे होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ ये हैं। पहला, ये हमारे दूध को दही में बदलते हैं, और दूध में दही में बदलने वाला जो जीवाणु है, इसका ये 4 जो वर्ग हैं जीवों के, उनमें से कौन, जीवाणु, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध को दही में बदलता है। और जो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये बड़ा ही दोस्ताना जीवाणु है, यानी इट्स अ वेरी ह्यूमन फ्रेंडली। क्या होता है कि जब दस्त लगते हैं बच्चों को, तो दस्त की रोकथाम के लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं वो बैसिलस जीवाणु के सहायता से ही बनाई जाती हैं, और ये हमारे भोजन के जो पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। तो यानी इसके 2 कार्य हैं लैक्टोबैसिलस के, जो दूध है उसको दही में बदलता है, और अतिरिक्त इसके जब अमीबा आदि ये जो हमारे प्रोटोजो हैं जिसके कारण से हमें दस्त लग जाता है, प्रोटोजोअर जो हमने किया था दूसरा वर्ग है, तो जो उसकी दवा बनाई जाती है वो लैक्टोबैसिलस से ही बनाई जाती है। दूसरा हमारा, तो इस प्रकार ये हमारा एक लाभ हुआ, दूध को दही में बदलना। दूसरा जो लाभ हमारे को सूक्ष्म जीवों से होता है वो है ब्रेड और शराब का निर्माण। ब्रेड और शराब का निर्माण सूक्ष्म जीवों से किया जाता है, और अब की बार ब्रेड का निर्माण करने में और शराब का निर्माण करने में जो सूक्ष्म जीव उपयोग में आते हैं वो है कवक। और कवक में जो कवक इस्तेमाल होती है, कवक अनेक प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक कवक होती है यीस्ट। यीस्ट नाम का जो कवक है उसका उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है, क्योंकि यीस्ट जो है वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यीस्ट की कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के कारण जो है वो ब्रेड फूल जाती है। इसीलिए ब्रेड, पेस्ट्री, केक आदि बनाने के जो कारखाने हैं उनमें जो यीस्ट होती है, जिसको हम खमीर भी कहते हैं, उसका उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है। यानी बेकिंग उद्योग मतलब जो ब्रेड, बिस्कुट, जिसको हम बोलते हैं डबल रोटी आदि, केक बनाने वाले जो हैं उद्योग, उनको हम बेकिंग उद्योग कहते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। खमीर का उपयोग बेकिंग में ब्रेड को फुलाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। यानी ये एक एजेंट है, ये ब्रेड के अंदर कोई विशेष कार्य नहीं करता, केवल उसको फुला करके इसको नरम और बहुत ही डिलीशियस बनाते हैं। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है, ये एक बर्तन के 6 चित्र दिखाए गए हैं केक बनाने के लिए। ये क्रियाकलाप है जिसको आप घर पे भी दे सकते हैं। केक बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री, उस आवश्यक सामग्री को लिया गया है, और इस आवश्यक सामग्री को एक बर्तन में भर दिया गया है जो कि कांच का है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी होने के कारण। इसमें हमने थोड़ा सा यीस्ट मिला दिया है, और यीस्ट मिलाने के बाद हमने इसको थोड़े गर्म स्थान पर रखा। गर्मी पा करके यीस्ट वृद्धि करते हैं, और जिससे यीस्ट की वृद्धि के कारण ये श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और जिस प्रकार हम गुब्बारे में गैस भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। तो ये देखिए पहला चरण है, ये डाल के रख दिया। अगले चरण में ये और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के कारण से ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ और ज़्यादा बड़ा हो गया। अगले चित्र में देखिए, चौथे चित्र में ये और ज़्यादा बड़ा हो गया, 5वें में और ज़्यादा, और एक समय के बाद ये का पूरा फूल करके तैयार हो गया। ये देखिए इसमें ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल स्पंजी हो गया, यानी इट्स अ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत डिलीशियस है और बहुत नरम है। तो ये काम करता है यीस्ट, जो कवक का एक प्रकार है। तो यीस्ट का उपयोग ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। ये तो इसका एक उपयोग था यीस्ट का। मैंने बताया ना, यीस्ट के 2 उपयोग हैं, एक तो शराब बनाने में, एक ब्रेड बनाने में। तो 2A, जो ये 2A पार्ट यानी ब्रेड वाला भाग। अब 2B, और एक बात और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बताता हूँ, जो बेकिंग उद्योग में है सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला जो यीस्ट है उसका नाम है सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। ये अगर आप कहीं अगर केक बनाना चाहते हैं, केक वालों की दुकान पर ये यीस्ट उपलब्ध रहता है। अगला है हमारा बी, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल यानी शराब बनाने में भी किया जाता है। जो शराब का सेवन किया जाता है, एक तरह से ये मादक पदार्थ है जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं। इथेनॉल, अल्कोहल या शराब, इसको किण्वन क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। किण्वन क्रिया क्या होती है? किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से या चीनी से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण करके अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ये चीनी है, चीनी में क्या मिलाया गया? यीस्ट। जब चीनी के जलीय घोल में यीस्ट डाला जाता है तो और इसको बंद करके रखा जाता है, यानी ये माइनस
ऑक्सीजन रखा हुआ है, यानी इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कभी आपने देखा होगा यहाँ ऊपर वाले चित्र में भी देखिए, इस बर्तन को बिल्कुल ढका गया है ताकि इसके अंदर वायु प्रवेश ना करे। वायु की अनुपस्थिति में ये एक किण्वन क्रिया करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जब चीनी के घोल में यीस्ट डाली जाती है और वायु की अनुपस्थिति में इसको रखा जाता है तो ये यीस्ट के प्रभाव से ये जो शुगर है, ये जो चीनी है, जो शर्करा है, ये है अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये शराब बनाने की इस विधि को किण्वन विधि कहते हैं। यानी यीस्ट का इस्तेमाल कर करके चीनी यानी शर्करा से या फलों के रसों से शराब बनाना, इथेनॉल बनाना किण्वन क्रिया कहलाता है। और किण्वन की खोज सन 1857 में लुई पाश्चर ने की थी। अगला हमारा है तीसरा प्रयोग, सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। और जो औषधियाँ सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं उन औषधियों को एंटीबायोटिक औषधि या प्रतिजैविक मैंने यहाँ प्रिंट नहीं किया या ध्यान नहीं रहा मुझे यहाँ प्रिंट करना। एंटीबायोटिक को हम प्रतिजैविक दवाएं भी कहते हैं। ये कौन सी दवाओं को हम एंटीबायोटिक दवाएं कौन सी होती हैं, चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं और उन्हें समूल नष्ट कर देती हैं, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। यानी ये जो है कुछ मैंने बताया कि सूक्ष्म जीवों हमारे मित्र भी हैं, जैसे पाठ का टाइटल है, और सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीवों से ये औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो जो हमारे लिए लाभदायक हैं उनसे तो हमें कोई परेशानी नहीं, और ये जो औषधियाँ बनाई जाती हैं ये जो बचे हुए जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करती हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर देती हैं। ऐसी दवाओं को हम एंटीबायोटिक या हम प्रतिजैविक दवाएं कहते हैं। इन्हें प्रतिजैविक दवा भी कहते हैं। और इनके निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए 4 उदाहरण जब ये 4 प्रतिजैविक दवाओं के या एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। जीवाणु और कवकों के से उत्पादित होने वाली प्रतिजैविक दवाएं हैं। अकेले जीवाणु यानी मैंने बताया कि सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो ये जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवाएं हैं ये जीवाणु और कवकों के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी इन दोनों के मदद से ये दवाएं बनाई जाती हैं। विशेष बात ये रहती है कि प्रतिजैविक दवाओं को हमें केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका कोर्स पूरा भी करना और जैसे डॉक्टर हमें परामर्श दे उसी के अनुसार हमें इसके कोर्स को भी पूरा करना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो अगली बार जब हम बीमार पड़ेंगे और हमें इन प्रतिजैविक दवाओं की आवश्यकता होगी तो अगली बार आवश्यकता पड़ने पर ये प्रतिजैविक दवाएं उतना असर नहीं करेंगी। इसलिए हमें चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। अतिरिक्त इसके जो ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं इनको भी अधिक रूप में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अधिक कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे शरीर में लाभदायक जीवाणु जो होते हैं, हमारा शरीर जीवाणुओं का घर है। मैंने बताया कि जीवाणु हर जगह पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। बहुत सारे जीवाणु जो हमारे शरीर में लाभदायक है हमारे शरीर में है, बहुत सारे हानिकारक जीवाणु भी हैं। तो ये प्रतिजैविक दवाएँ अकारण लेने से हमारे शरीर में विद्यमान जो लाभदायक जीवाणु हैं उन्हें भी नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इनके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मारते, ये एक विशेष बात है कि जो वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जब भी कोई रोग होता है वो किसी सूक्ष्म जीव की वजह से या वायरस की वजह से होता है। अगर उस रोग में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर दिया जाए तो रोग ठीक हो जाता है, और अगर यह रोग वायरस से होता है और इस वायरस को नष्ट कर दिया जाए या वायरस की वृद्धि को रोक दिया जाए तो रोग ठीक हो जाता है। लेकिन विशेष बात यहाँ यह है कि ये जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं ये वायरस पर काम नहीं करती, क्योंकि वायरस का स्वयं का उपापचय नहीं होता। स्वयं का उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका अपना कुछ भी नहीं है। जब इसके ऊपर एंटीबायोटिक दवाएं, जैसे मान लीजिए एक समझाने की बात करता हूँ, एक बिंदु है जहाँ पर ये विषाणु है, जैसे ही उस स्थान पर प्रतिजैविक दवाएं पहुँचती हैं वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा। प्रतिजैविक दवाएं मतलब वो क्या करेगा कि जो प्रतिजैविक दवाओं की कार्यशैली है उसके संपर्क में या उसकी सीमाओं से परे ही रहता है।
वह निष्क्रिय हो जाता है, और जो मरा जो है ही नहीं, जो जीवित ही नहीं है, इसको मारना तो फिर संभव ही नहीं है। अगला एक रोचक जानकारी ये है कि जो ये पेनिसिलिन है, ये जो कवक है पेनिसिलिन, ये जो औषधि है, पेनिसिलिन नाम की एक मैंने यहाँ बताया कि प्रतिजैविक दवाएं उनमें से एक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस प्रतिजैविक दवा की खोज की थी। और ये पेनिसिलिन है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो। ये पेनिसिलिन जो एक तरह का कवक है जो इस तरह से दिखाई देता है। और पेनिसिलिन की खोज 1929 में हुई थी, ये आपके ऊपर मैंने चित्र में भी दिखाया। अगला जो चौथा उपयोग है जो सूक्ष्म जीवों से में होता है, वह यह है कि सूक्ष्म जीव जो भूमि की उर्वरक क्षमता है, उस उर्वरक क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। उर्वरक मैंने बताया कि पौधों, जैसा कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, पादपों में पोषण, कक्षा 7वीं विज्ञान विषय का पहला ही पाठ है कि पौधों को अपनी वृद्धि के लिए सबसे अधिक जो चीज़ आवश्यक होती है वह क्या आता है, नाइट्रेट, जो नाइट्रोजन का यौगिक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कुछ जीवाणुओं की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग के लिए जो उपयुक्त नाइट्रेट होते हैं उसके यौगिक में रूपांतरित कर देते हैं। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में जो ये रूपांतरण होता है, इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो दलहनी है, यानी दाल देने वाले जो पौधे हैं, यानी दाल जैसे चना है, मटर है, मोठ है, मूंग है आदि। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। और ऐसे पौधों को हम फलीदार पौधे भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें फलियां लगती हैं, जिनमें जैसे चने की फली लगती है, मूंग की फली लगती है, जिसमें मूंग निकलती है, मूंग में भी फली लगती है, मटर में भी फली होती है। और इनकी जड़ों को अगर हम देखते हैं, इनकी जड़ें जो होती है गांठदार होते हैं, जैसे ये दिखाई दिया गया। इस तरह की गांठदार जड़ों वाले जो पौधे होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, लेग्यूम पौधे। तो ये लेग्यूमिनस पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में गांठें हो जाती हैं। ये गांठें किसकी वजह से हैं, क्योंकि इनकी गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। जो गांठें होते हैं वो राइजोबियम का आवास है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और बदले में जो पौधा है इसको आवास और खाद्य पदार्थ यानी भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार यह है एक सहजीवी संबंध का उदाहरण भी है। तो अभी हमने देखा सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं। सूक्ष्म जीवों से मिलाप होता है, दूध को दही में बदलते हैं। सूक्ष्म जीव का उपयोग ब्रेड आदि, बिस्कुट आदि बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग शराब बनाने में, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा शराब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा उपयोग मैंने बताया कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेक औषधियाँ बनाई जाती हैं जिनको प्रतिजैविक दवाएं बोलते हैं, जो अनेक रोगों को ठीक करती हैं। अतिरिक्त इसके हमारा जो अगला था कि ये हमारी भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। अगर हम बात करते हैं अगले, तो सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं। पर्यावरण में मौजूद जो बड़ी मात्रा में जो सड़े गले पौधे, मरे हुए जीव होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन कर करके उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका उपयोग ये पौधे जो हैं पुनः कर देते हैं। और बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो कचरे से, सीवर के उपचार से बायोगैस बनाने में भी उपयोग में लाए जाते हैं। अर्थात यानी जो पांचवा लाभ जो हमें जीवों से मिलता है, सूक्ष्म जीवों से, वो ये है कि बहुत सारे जो जीवाणु हैं और कवक हैं, जो जीव मर जाते हैं और जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां वगैरह टूट जाती हैं, पशुओं का गोबर वगैरह होता है, मलमूत्र होता है, इसको सड़ा गला करके खाद में बदल देते हैं, जो एक उपयोगी और सरल पदार्थ जिसका उपयोग पौधे करते हैं। ये हमारे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ये आगे का जो ये हमारा पार्ट है वो हम वीडियो के इसी पार्ट के सेकंड वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, इसे मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और सभी छात्रों से, दर्शकों से मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप में जाएं, वहाँ उसमें आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप सर्च में जा कर के अत्रि एकेडमी यूट्यूब चैनल को खोजें और
खोजने के बाद जो नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई देता है उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है, उसके दाहिनी तरफ एक घंटे का निशान होता है, इसको दबा दें। दबाने के बाद आपको जब भी कोई वीडियो या इस पार्ट का जो दूसरा सेकंड पार्ट अपलोड होगा वह आप तक पहुंच जाएगा, इसकी जानकारी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि हर वीडियो अत्रि एकेडमी चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिससे उस वीडियो में पढ़ाए गए पाठ का जो PDF फाइल है वो आपको वहाँ से निःशुल्क, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखिए एंड आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, कीप वाचिंग ये अत्रि एकेडमी